Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Here is Diamond Star with her new video regarding Stipendium Hungry Come Scholarship, and my today's topic is how to write a motivation letter. तो यस, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि आप मोटिवेशन लेटर किस तरह से लिख सकते हैं, एक अच्छा और इफ़ेक्टिव किस्म का लेटर। इसके अलावा कुछ छोटी सी टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों को बताऊंगी जिससे आपका जो लेटर ऑफ़ मोटिवेशन है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो सकता है। इसके अलावा लेटर ऑफ़ मोटिवेशन आप किससे रिव्यू करवा सकते हैं ताकि आपको मज़ीद अपनी मिस्टेक्स का पता चल सके और आप उसको बेहतर से बेहतर बना सकें। इसके अलावा मैं उन छोटी छोटी गलतियों का भी जिक्र करूँगी इस वीडियो में जो अक्सर हर बच्चा लेटर ऑफ़ मोटिवेशन लिखते हुए करता है, और प्लस मेरा अपना एक्सपीरियंस कि मैंने लेटर ऑफ़ मोटिवेशन कैसे लिखा था। तो मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ कि एक डॉक्यूमेंट है जो कि स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप का उन्होंने ख़ुद बनाया है, जिसमें उन्होंने एक एक चीज़ डिटेल में बताई हुई है, चाहे वो लेटर ऑफ़ मोटिवेशन हो, हाउ टू अप्लाई हो, अगर आप कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाह रहे हैं, एज लिमिट देखना चाह रहे हैं, क्या क्या कंडीशंस हैं, अगर आप हर चीज़ अगर आप देखना चाह रहे हैं, आपको वो PDF फाइल गूगल पे ही मिल जाएगी। अब मज़े की बात यह है कि हम लोगों को आदत है कि बस हम पूछते हैं और हम लोगों के पीछे पीछे जाने वाली आदत होती है हम लोगों की, जो कि आई थिंक हम लोग को थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। आप एक फॉरेन स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो आई थिंक यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ, यू शुड बी मैच्योर इनफ कि आप चीज़ों को थोड़ा सा खुद से भी ज़रा सर्च करें। हमें ना हमेशा बस एक प्लेट में रखा हुआ एक हलवा चाहिए होता है, और अगर हमें जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है हम ठीक है आप पूछें, मैं आप लोग को डिस्करेज नहीं कर रही, लेकिन कम से कम वो चीज़ें जो आपको 10 दफ़ा लोग बता चुके हैं या वो चीज़ें जो ईज़िली अवेलेबल हैं, आई थिंक उसको गो थ्रू करें। ये बिल्कुल भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है कि आप एक स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं जिसका इतना बड़ा एक डॉक्यूमेंट अवेलेबल है बट स्टिल आप उसको गो थ्रू नहीं कर रहे। तो खैर इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। एक्चुअली जो आपका जो इन्वायरमेंट होता है वो इस किस्म का होता है कि हम लोगों को उस चीज़ की आदत नहीं होती है। तो अगर मैं पर्सनली अपनी भी बात करूं तो जब द मोमेंट आई वॉज अप्लाइंग, आई माई सेल्फ वॉजेंट अवेयर ऑफ़ दैट डॉक्यूमेंट, और हम लोग यहीं ग्रुप्स वगैरह में पूछ के कर रहे थे। बट आई वॉन्ट कि जो गलतियाँ हमने कर दी हैं वो आप लोग ना करें, और जब भी आप लोगों की बेटर गाइडेंस के लिए आई एम जस्ट मेकिंग वन बाय वन एक वीडियो बनाती जा रही हूँ जिसमें मैं डिटेल्स बताती हूँ। ओके, अब आ जाते हैं अपने लेटर ऑफ़ मोटिवेशन की तरफ। ये जितनी भी इस वक्त टिप्स हैं मैं आपको उसी डॉक्यूमेंट से दूंगी, या आम अल्फाज में अगर आप कह लें कि एक तरह से मैं आज आप लोगों को पढ़ के बता दूंगी या ट्रांसलेशन करके बताऊंगी उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या बातें मैंने पढ़ी और थोड़ा बहुत मेरा अपना एक्सपीरियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेटर ऑफ मोटिवेशन होता क्या है? तो लेटर ऑफ मोटिवेशन एज इट इज़ डिपिक्टेड फ्रॉम द नेम, लेटर है ये एक किस्म का। अब देखिए, कुछ स्कॉलरशिप्स होती हैं जिसमें होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, स्टेटमेंट होती है वो, ठीक है। तो यहाँ पे है लेटर ऑफ मोटिवेशन, तो इट मीन्स ये लेटर है और ये लेटर के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। और लेटर ऑफ मोटिवेशन बेसिकली आपकी मोटिवेशन बताएगा कि आप क्यों आना चाह रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ स्टाइपेंडियम हंगरी कम इटसेल्फ, उन्होंने कहा है कि आपकी जो वर्ड लिमिट है, यानी कितना ये लेंथी होना चाहिए, 1500 to 4000 कैरेक्टर्स होना चाहिए। अब करेक्टर क्या है? करेक्टर हर एक स्पेलिंग को वो कह रहे हैं। अब ऑब्वियसली आप काउंट तो नहीं कर सकते एक एक स्पेलिंग, अगर बैठ जाएं काउंट करना या अगर अंदाज़ा भी लगा लें तो वो प्रॉब्लमेटिक बात होगी। एंड मोस्ट ऑफ़ यू, कुछ बच्चे अगर लिख भी रहे होंगे कॉपी पे या किसी नोटबुक पे, इन दी एंड आपने लिखना तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर ही है। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि आप इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे लिखिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आपको वो नीचे शो कर रहा होता है कि कितने वर्ड्स हो गए हैं। तो इसी चीज़ को अगर हम कन्वर्ट कर लें 1500 to 1000 करेक्टर्स को अगर वर्ड्स में मैं बात करूँ तो दैट विल कम आउट टू बी 350 वर्ड्स टू 1200 वर्ड्स। तो यानी आपकी जो SOP है वो 350 वर्ड्स से 1200 वर्ड्स की लिमिट में होनी चाहिए, ना 350 वर्ड्स से कम, ना ही 1200 वर्ड से ज़्यादा। और मैं जो आपको रेकमेंड करूँगी वो ये करूँगी कि आप 700 to 900 वर्ड्स के बीच में रहें। दैट विल बी क्वालिटी लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, और ज़्यादा एक्सीड करने की भी ज़रूरत नहीं और ज़्यादा शॉर्ट रखने की भी ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये लेटर बहुत ज़्यादा मैटर करेगा आगे स्टेजेस में जाके। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इसकी जो लैंग्वेज है। ऑब्वियसली यू विल बी राइटिंग द लेटर इन इंग्लिश या फिर हंगेरियन, जो कि ऑब्वियसली आप पे इम्प्लीमेंट ही नहीं होता, या फिर वो ऐसी लैंग्वेज जिस में आपने स्टडीज़ के लिए अप्लाई किया, क्योंकि एक्चुअली बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स होते हैं जो इस स्कॉलरशिप के लिए होते हैं। तो इस रिगार्ड में उन्होंने ये 3 ऑप्शंस दिए, बट ऑब्वियसली फॉर यू गाइज दैट विल बी प्योरली इन इंग्लिश। इसके अलावा पूरे लेटर में आप लोगों ने इस तरह से वो लेटर लिखना है कि आप एड्रेस कर रहे हैं हंगेरियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं, आपने उनको ज़रूर एड्रेस करना है। अब आप लोग को एक मज़े की अगर बात बताऊँ ना,
तो जब मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब द टाइम मैंने ये लिखा था ना लेटर, मैंने ये गाइडलाइंस नहीं पढ़ी थी, तो मैंने सम हाउ लेटर फॉर्मेट पे लिखा ही नहीं था और मैंने इस तरह से एड्रेस नहीं किया था हंगेरियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को। इसके अलावा अगला पॉइंट है कि आपने डेट और सिग्नेचर भी ज़रूर करना है अपना लास्ट में, तो ये पॉइंट भी मैंने नहीं किया था अपने टाइम पे। तो देखिए समटाइम्स छोटी छोटी चीज़ें ना मैटर नहीं करती। इट्स गुड कि अगर उन्होंने गाइडलाइन में एक चीज़ दी है आप उसे फॉलो करें, आई वुड हाईली रिकमेंड यू। बट मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि देखें जो मेन चीज़ है ना उस पर फोकस करें, जो उसके अंदर मटेरियल है, उसके अंदर जो कंटेंट आपने लिखना है आप उस पर जो है ना फोकस करें। तो अगर छोटी मोटी चीज़ें मिस हो भी जाती हैं तो देयर इज़ नॉट अ बिग डील। देन ऑब्वियसली आप लेटर के फॉर्मेट में लिखेंगे एंड आपकी इसमें एक तरह से 3 सेक्शंस होने चाहिए, मतलब आप एक 3 पैराग्राफ्स में कर लें, एक इंट्रोडक्शन कर लें, एक कंटेंट कर लें और लास्ट में आप क्लोजिंग सैल्यूटेशन दे दें। अब मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताती हूँ कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है। आपको अपना नेम, एज, इस तरह की चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। फादर क्या करते हैं, नो नीड टू टेल दीज थिंग्स। आपकी एप्लीकेशन में दे ऑलरेडी न्यू के भाई आप ये हैं, आपने ये आपकी मैक्सिमम एजुकेशन है। तो इंट्रोडक्शन आपने ना बड़ा कैची सा रखना है कि पढ़ते साथ ही एकदम से वो उनकी अटेंशन कैच हो जाए। अब मैंने क्या किया था, मैंने ना स्टार्ट ही अपना एक कोटेशन से लिया था। बेसिकली वो कोटेशन मेरी मतलब अपनी ही बनाई हुई थी, आप चाहें कोई इंटरनेट से भी उठा सकते हैं, अपनी फील्ड रिलेटेड होनी चाहिए। और फिर मैंने उस कोटेशन को रिलेट कर दिया था इस चीज़ से कि मैंने क्यों इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ की। तो फील्ड रिलेटेड एकेडमिक्स का आप थोड़ा सा बता सकते हैं, स्पेशलाइजेशन का भी मेंशन कर दें हल्का सा कि आप क्यों लेना चाह रहे हैं। अब जैसे मैं इलेक्ट्रिकल की हूँ तो मैंने उसी के पैराग्राफ में लिख दिया था कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैंने एक तो क्यों परसू किया वो थोड़ा सा बताया था, और साथ में मैंने ये बता दिया कि मैं पावर में स्पेशलाइजेशन करना चाहती हूँ। साथ में रीज़न भी दिया कि क्योंकि पाकिस्तान में पावर शॉर्टेज है तो मैं इस चीज़ पे रियली वर्क करना चाहती हूँ और ये करंट प्रॉब्लम है पाकिस्तान में, तो आई रियली वांट टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय डूइंग स्पेशलाइजेशन इन पावर। ये तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। और आपको अगर और कोई ऐसी बात लगती है जो आपको डिफ़ाइन कर रही है या आपको डिफ़ाइन करने के लिए पैराग्राफ है जो आप जिसको जितना कैची बना सकते हैं, इसके अलावा अगर आपकी कोई डिस्टिंक्शन थी आप वो भी एक थोड़ी बहुत लाइन में लिख सकते हो। इसके अलावा आपने अगर अपना थीसिस वर्क जैसे किया था, थीसिस वर्क में उन बच्चों के लिए बात कर रही हूँ जैसे अगर एफएससी का बच्चा अप्लाई करे, ऑब्वियसली उसका तो कोई भी इस तरह का काम नहीं है पिछला, लेकिन वो थोड़ा बहुत बता सकता है कि अगर कोई उसका बैकग्राउंड रहा है उससे रिलेटेड, अदरवाइज़ उसका इतना प्रॉब्लम नहीं है। अब जो बच्चे मास्टर्स में अप्लाई करें वो ऑब्वियसली अपने बीएस का थीसिस का ज़रूर बताएं अगर वो रेलेवेंट है उनकी फील्ड। अब अगर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर्स किया था तो मैंने मास्टर्स भी उसी में अप्लाई किया, तो मैंने उसको ज़रूर मेंशन किया था कि मेरा ये वर्क था बीएस टाइम पे मैंने इस टॉपिक पे थीसिस किया था। और पीएचडी वालों ने तो बताना ही बताना है, साथ में स्पेशलाइजेशन ज़रूर मेंशन कर दें। अब आ जाएं आप सेकंड पैराग्राफ में जिसमें आपने कंटेंट देना है। कंटेंट में आप अपना एकेडमिक्स बता सकते हैं, पूरी एकेडमिक डिटेल्स अगर, और हर वो बात जो आपको लगता है आपको बहुत अच्छे से डिफ़ाइन कर रही है या आपको फ़ख्र है अपनी किसी एक चीज़ पे, आप ज़रूर इसमें बताएं। अगर आपने कोई स्कॉलरशिप अवेल की है उनके बारे में लिखें। स्कॉलरशिप से मुराद के छोटी मोटी भी हो सकती हैं, जैसे कि अगर आप मेरिट स्कॉलरशिप पे थे आप मेंशन करें। इसके अलावा लाइक मैं 2018 में यूग्रेड पे गई थी, कल्चर एक्सचेंज सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम जो है, तो मैंने वो ज़रूर मेंशन किया था इस पर। और इसके अलावा मैंने अगर कोई और स्कॉलरशिप ली थी मैंने वो मेंशन की थी, मैंने अपनी अचीवमेंट्स मेंशन की थी, एकेडमिक भी और नॉन एकेडमिक वो अचीवमेंट्स मेंशन करें चाहे वो स्पोर्ट्स की हो या कोई भी फील्ड में जो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो, मतलब कोई छोटी मोटी नहीं कि मतलब आप लिख दें कि मैं पेंटिंग करती हूँ या इस तरह से। नो नीड टू राइट दीज थिंग्स, उसका एक अलग सेक्शन हॉबीज़ वगैरह होंगे आप उसमें लिखें। इधर ये ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल आपका एकेडमिक रिलेटेड है। और स्पोर्ट्स में भी वो सिर्फ चीज़ मेंशन करें, ऐसे नहीं कि मैं फ्री टाइम में ये चीज़ खेलना पसंद करता हूँ या कुछ। नो, अगर आपने उसमें कोई स्पेशल कोई काम मतलब आपने कोई डिस्टिंक्शन ली हुई है वो ज़रूर मेंशन करें। जैसे मैंने स्पोर्ट्स में राइफल शूटिंग में डिस्टिंक्शन थी, मैंने प्रोविंशियल लेवल पे भी खेला हुआ था, नेशनल लेवल पे भी खेला था, मेरे पास गोल्ड मेडल था, सो आई वॉज गोल्ड मेडलिस्ट इन दैट। तो मैंने वो थोड़ा सा फिर मेंशन कर दिया था बिकॉज आई थिंक दैट इज़ माई प्राइड और मुझे वो मेंशन करना चाहिए था। हालांकि स्पोर्ट्स का उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये थोड़ा सा ना आपका एक इमेज बनाता है उनके सामने कि ये बच्चा थोड़ा सा मतलब कितना वर्सेटाइल है, और अपनी वर्सेटैलिटी भी दिखानी है कि मैं ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है बाकी भी चीज़ें करूँ। तो एक हल्का सा बट ज़्यादा फोकस आपका एकेडमिक्स पे होना चाहिए। देन आपकी अगर कोई मेंबरशिप्स हैं, अब मेंबरशिप्स तो आपकी बहुत सी होती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने अपनी जो मेंबरशिप मेंशन की थी बहुत ही नोटेबल और
फेमस जो मेंबरशिप्स थी वो मेंशन की थी, जिसमें वन ऑफ द मेंबरशिप्स मैंने मेंशन की थी IEEE की, दैट इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सिंस IEEE इज़ इंटरनेशनल मेंबरशिप प्रोग्राम, तो जब मैं बाहर आऊँगी तो मैं अपने इंटरनेशनल मेंबर से मिल सकूँगी इस IEEE प्रोग्राम के। इसके अलावा आपको कोई अगर आपकी कोई नोटेबल सर्टिफिकेशंस हैं वो मेंशन कर दें, ठीक है। तो आपको जो चीज़ लगती है ना कि यार अच्छी है, या आपकी मोटिवेशन क्या रही, वो सब चीज़ें आपने इसमें मेंशन कर देनी है। देन आपकी वो क्लोजिंग सैल्यूटेशन वगैरह है, और आपका जो लास्ट पैराग्राफ है वो ऑब्वियसली कंक्लूडिंग होगा, तो आप उसमें बता सकते हैं कि आप क्यों हंगरी आना चाह रहे हैं, या आपने ये फील्ड क्यों सिलेक्ट की थी, या आप क्यों फ़िट कैंडिडेट हैं इसके लिए। इसके अलावा आप उनकी तारीफ़ करें कि आपका एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, रैंकिंग मैंने देखी आपकी यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा आप उनका थोड़ा सा सर्च आउट अगर करें, जिस यूनिवर्सिटी में आप आ रहे हैं उनके थोड़े बहुत ना प्रोफेसर्स के बारे में। तो मैंने क्या किया था, मैंने ना हंगरी के कुछ मैंने लिखा था कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या कंट्रीब्यूशन है हंगेरियन पीपल का, तो मुझे कुछ नोटेबल नेम्स मिले थे, तो मैंने लिख दिए थे उनके नेम्स, जो कि मुझे कभी पता भी नहीं थे। तो मैंने लिख दिया था कि मैं इनको आइडियलाइज़ करती हूँ, और थोड़ा सा अगर ज़्यादा आप वर्कआउट कर लेते तो उनका काम भी मेंशन कर दें। तो मैंने उनका थोड़ा सा काम वगैरह मेंशन कर दिया था कि आई लाइक द वर्क ऑफ दिस साइंटिस्ट, या साइंटिस्ट या कोई भी बंदा जिसकी पब्लिकेशंस हैं। तो मैंने कहा मैंने ये पेपर पढ़ा है इस बंदे का, तो आई रियली लाइक इट, और मुझे इससे पता चला है कि आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है। और इसके अलावा बताएं कि आप इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको मिलेगा, यू कैन बी लाइक बिहेव एज अ कल्चरल एम्बेसडर, और एक इमेज बनेगी। इसके अलावा पाकिस्तान आके आप क्या फ़ायदा देंगे, मतलब ये सारी बातें कंक्लूजन में आ जाएंगी। इसके अलावा बुदापेस्ट का अगर आप बुदापेस्ट की किसी यूनिवर्सिटी में करें तो थोड़ा सा बुदापेस्ट के बारे में लिख दें, तो ये आपका जो है ना पूरा मटीरियल आ जाएगा इस तरह से, और कंक्लूजन हो जाएगी। इसके अलावा आपको राइटिंग स्टाइल का बहुत एहतियात करनी है। ये नहीं कि आपने पूरा लिख दिया और वो इटैलिक में था, या कोई और राइटिंग स्टाइल। अगर आप कोई चीज़ बोल्ड करना चाह रहे हैं तो यू कैन डू, और लेकिन ध्यान रखें कि वो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए जो आप बोल्ड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपना स्पेशलाइजेशन बता रहे हैं तो उसे ज़रूर बोल्ड कर दें, अदरवाइज़ ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा ग्रामर और पंक्चुएशन का इंतहाई ख्याल रखना है। अगर आप किसी को चाहते हैं कि वो आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन रिव्यू करे, वैसे मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा इनकरेज तो नहीं करूँगी, क्योंकि आप खुद अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन इस वीडियो के बाद यू विल बी एबल टू रिव्यू योर ओन मोटिवेशन लेटर। एंड हाँ, ग्रामर और पंक्चुएशन ऐसी चीज़ें, ऑब्वियसली इट्स अ सेकंड लैंग्वेज, तो शायद आप कुछ गलती कर जाएं सेंटेंस के स्ट्रक्चर में, शायद कॉमा कहीं लग रहा हो, और ये चीज़ बहुत एक बैड इंप्रेशन देती है अगर आपकी कैपिटलाइजेशन, कॉमा या ग्रामर की कहीं मिस्टेक हो। तो ये ज़रूर चेक करवा लें किसी ऐसे बंदे से जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं कि हाँ इसकी इंग्लिश अच्छी है, तो दैट पर्सन कैन डू। इसके अलावा आपकी पूरी जो लेटर है या आपका ये रेलेवेंट होना चाहिए, अपना मेजर ज़रूर मेंशन करें। अच्छा, जब आप अपना पूरा लेटर लिख चुके होंगे ना, तो आपके पास अब मैं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस बोल रही हूँ, आपने ये बात नोट करनी है। आपने लिख लिया अपना पूरा लेटर ऑफ मोटिवेशन, अब आप चेक करें क्या आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन में इन तमाम सवालों का जवाब है। सो इफ़ द आंसर इज़ येस, देन योर लेटर ऑफ मोटिवेशन इज़ ऑल गुड टू गो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप किसी रिव्यू नहीं भी करवा रहे, दैट्स टोटली फाइन। तो पहला क्वेश्चन है, आपने इस प्रोग्राम में जो अप्लाई किया है या जो भी फील्ड आपने चूज़ की है, क्यों की है। इवन आप स्कॉलरशिप भी बता सकते हैं कि आपका ताल्लुक़ किस टाउन से है, मतलब ऑब्वियसली आप कह सकते हैं कि मैं एक छोटे से टाउन से हूँ, या आप किसी एक अच्छे आप कैपिटल सिटी से हैं पाकिस्तान की, तो मतलब कोई भी आप बात लिख के बता सकते हैं कि आपने इस स्कॉलरशिप में और इस यूनिवर्सिटी में और इस फील्ड में क्यों अप्लाई किया है। यह आंसर ज़रूर होना चाहिए आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन में। नेक्स्ट है आपका, आपने हंगरी को क्यों चूज़ किया है इस स्टडीज़ के लिए, वैलिड रीजंस देने हैं आपने, थोड़ा सर्च कर लें, कुछ खुद सोच लें। देन आप अपनी इस स्टडीज़ से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, आप क्या गेन करेंगे यहाँ के पढ़ के ये फील्ड अगर आप स्टडी करते हैं। फोर्थ है, आपका क्या ऐसा बैकग्राउंड है जो आपको सूटेबल कैंडिडेट बनाता है इस प्रोग्राम के लिए, आपने क्या ऐसा काम किया है। ऑब्वियसली आप बताएं मैंने प्री मेडिकल किया, ये तो मेरा मतलब ड्रीम था, जो भी आपने रेलेवेंसी देनी है आप बता सकते हैं। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये प्रोग्राम आपको आपके गोल्स अचीव करने में कैसे हेल्प करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, ये जो आप फील्ड आपने चूज़ की है ये कैसे रिलेट कर रहा है आपके उन चैलेंजेस और गोल्स के साथ जो कि आप सॉल्व करना चाह रहे हो ग्लोबल, नेशनल या लोकल लेवल पे। याद है मैंने आपको बताया था कि जब मैंने मेंशन किया था अपना
पैशन कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्यों करना चाहती थी, एंड स्पेशली अब मैं पावर में स्पेशलाइजेशन करना चाह रही हूँ। मैंने आगे ये बात मेंशन की थी क्योंकि पाकिस्तान में पावर क्राइसिस हैं और मैं अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहती थी। तो जब मैंने देखा कि मेरी फील्ड में क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने अपनी फील्ड में सबसे पहला प्रॉब्लम ये देखा कि हमारी तो पावर शॉर्टेज है, हमें तो पावर क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। तो मैंने सोचा कि मैं पावर में स्पेशलाइजेशन करती हूँ ताकि आई कैन कम अप विद सम गुड सोल्यूशन। तो इस तरह से आप अपनी फील्ड के मुताबिक उसको रिलेट कर सकते हैं। मोरओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, आप अपनी स्किल्स और क्वालिफिकेशन को पाकिस्तान वापस जाके कैसे यूटिलाइज़ करेंगे और हंगरी को भी इस चीज़ से कैसे फ़ायदा होगा। जब आप बाहर आके स्टडी करेंगे, ऑब्वियसली अपनी कंट्री से दूर, अपने घर वालों से दूर, अपनी जियोग्राफिकल रीजन से दूर, ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम्स तो होंगी। तो क्या चैलेंजेस देखने को मिलेंगे आपको एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है, एंड आप उन चैलेंजेस का सामना कैसे करेंगे, लाइक हाउ विल यू कॉम्बैट दोज चैलेंजेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपने तरीके से आंसर करें, गूगल करें, गूगल से आइडियाज़ लें, बट यू कैन डू दैट। अगर आपको लगता है कि आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन इन तमाम क्वेश्चन का आंसर कर रहा है और इसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हैं, तो देन आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन इज़ ऑल सेट टू बी अपलोडेड और आपकी इंशाल्लाह सक्सेसफुल रहेगी एप्लीकेशन। दिस इज़ माई गारंटी टू यू। अब आप बात कर लेती हूँ पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए। पीएचडी स्टूडेंट्स का सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि आपका रिसर्च प्रपोजल बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बताना है कि आपका क्या रिसर्च प्लान है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसकी एकेडमिक या आपने इसकी वैलिडिटी बतानी है, और इसके अलावा आपने प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स देने हैं कि क्यों ये वैलिड है और एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है इस रिसर्च को लेके, तो ये पीएचडी वाले स्टूडेंट्स ये पॉइंट ज़रूर मेंशन करें। नाउ यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि चलो सब चीज़ें तो हो गई, अब हमारी तो इंग्लिश ही नहीं अच्छी, हम किस तरह लिखें, क्या करें। देखिए, अब आप एक इंटरनेशनल लेवल पे एक स्कॉलरशिप के लिए आ रहे हैं, तो अगर आपकी इंग्लिश बिल्कुल नहीं ना अच्छी, तो एक बात आप सोच लें, तो फिर आप यहाँ आके कैसे सर्वाइव करेंगे। यहाँ तो बोलनी भी है, लिखनी भी है, स्टडीज़ इंग्लिश में होंगी। यहाँ तो फिर पाकिस्तान में होता था क्लास में, ओके टीचर को हम कह देते थे कि ओके आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट, हमें नहीं समझ आ रहा, तो टीचर इंग्लिश से उर्दू पे आ जाता था, समझा देता था। यहाँ वो ऑप्शन नहीं है, इंग्लिश है, और वो यूरोपियंस के लिए भी एज अ सेकंड लैंग्वेज है। तो मैं आपको ये बता रही हूँ, इंशाल्लाह वंस यू विल बी हियर, आप लोग खुद ये बात विटनेस करेंगे। इनकी भी इंग्लिश जिस तरह की है ना टीचर्स की, कभी कभी हमें हंसी आ जाती है कि ये इनसे अच्छी हमारी है, पता नहीं क्या दिस दैट इज़ MR कहाँ लगा रहे होते हैं। तो हमें इनकी इंग्लिश के साथ जो है ना कोप अप करना पड़ रहा होता है। तो इंग्लिश ही एक ओनली वे होगा। तो अगर आपको लगता है आपकी तो इंग्लिश ही बहुत वीक है, तो फिर तो वाकई आपके हालात बड़े बुरे हैं। तो आपको तो सोचना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। जस्ट स्कॉलरशिप लेना इनफ नहीं है, तो इस चीज़ पे थोड़ा सा अपना वर्कआउट करें। बट स्टिल एक टिप देती हूँ, अगर आपको लग रहा है कि स्टिल चलिए इंग्लिश अच्छी है बट वोकैबलरी नहीं है, आप थोड़ा सा इंप्रेसिव बनाना चाह रहे हैं, तो मैं ये टिप यूज़ करती थी कि आप क्या करें, आपको एक अच्छी वोकैबलरी चाहिए ना, आपने लिख ली है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। आपने एक सेंटेंस लिखा है बिल्कुल सिंपल सा, ही इज़ अ गुड बॉय, ही इज़ अ गुड बॉय। तो ये बड़ा सिंपल सा सेंटेंस है। अब मैं चाह रही हूँ यही सेंटेंस थोड़ा सा मॉडर्न लगे, या मतलब थोड़ा सा लेविश किस्म का लगे, और बड़ा ये एक लेवल हो इस सेंटेंस के अंदर। ही इज़ अ गुड बॉय, तो गुड, इसमें जो ये एडजेक्टिव था गुड, या कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं, कोई वर्ब ले सकते हैं। अब आप लिखें गुड सिनोनिम्स या सिनोनिम्स ऑफ गुड। तो जब आप ये गूगल करेंगे आपको बहुत बड़ी एक लिस्ट मिल जाएगी वहाँ पे सिनोनिम्स की, लेकिन याद रखें हर वर्ड यूज़ नहीं हो सकता गुड की जगह। अब यहाँ थोड़ा सा आपने अपना जो है ना दिमाग लगाना है। अब जब आप इसको बेशक आप गूगल करके देख लें, तो जो पहला वर्ड आएगा वो फाइन है। चलिए एक दफ़ा इस वर्ड को इससे रिप्लेस करके देखते हैं। ही इज़ अ गुड बॉय, अब गुड की जगह फाइन लगा दें, ही इज़ अ फाइन बॉय। देखिए फ़र्क आया ना दोनों सेंटेंसेस में। तो अगर आपकी वोकैबुलरी वीक है, इस तरह से आप अपनी लिख लें स्टेटमेंट पूरी जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है, एंड देन बाद में कुछ वर्ड्स को पिक करके उनके सिनोनिम्स ढूंढ के, और अगर वो फिट हो रहा है वहाँ पे तो वहाँ कर लें। अच्छा, इसके अलावा एक और एग्जांपल इसी की मैं देती हूँ। एक वर्ड इथिकल भी है गुड के लिए, बट ये बिल्कुल भी अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा अगर मैं बोलूँ ही इज़ एन इथिकल बॉय। तो आई थिंक हर वर्ड वहाँ पे ना सेंटेंस पे डिपेंड करता है, हर वर्ड वहाँ पे बेस्ट फिट नहीं हो रहा होता। तो ये थोड़ा सा बस आपने देखना है, एंड इस तरह से वोकैबुलरी का भी मसला हल हो गया अब आपकी। तो दिस वॉज ऑल अबाउट माई टूडेज़ वीडियो। आई होप अब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लेटर ऑफ मोटिवेशन को लेके, बट स्टिल आई एम नॉट डिस्करेजिंग यू गाइज। स्टिल अगर आप चाहते हैं कि आपकी लेटर ऑफ मोटिवेशन कोई रिव्यू करे, आप ज़रूर उस बंदे को भेजें आसपास। अगर आप मुझे भेजना चाह रहे हैं, आप लोग को इंस्टाग्राम का लिंक दिख रहा होगा, आप मुझे वहाँ पे DM कर दें। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं टाइमली ये चीज़ कर दूँ आप लोगों के लिए। अदरवाइज़ मैंने आपको तरीका बता दिया, आप खुद कर सकते हैं। सबसे लास्ट में मैं आप लोगों से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहूँगी।
रिसेंटली आई जस्ट सॉ वन पोस्ट इन वन ऑफ द ग्रुप्स जो मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, ग्रुप्स स्टाइपेंडियम हंगरी कम के, जो आप जस्ट फेसबुक पे लिखें, बहुत से ग्रुप्स हैं। उसमें किसी बंदे ने पोस्ट किया था कि लड़के लड़कियां दोनों पोस्ट कर रहे हैं, बहुत से लोगों ने किया है, आई एम नॉट गोइंग टू बी स्पेसिफिक अबाउट दिस थिंग, कि वो पर्सन पैसे लेके स्टेटमेंट्स लिख रहा है बच्चों के लिए ना। तो आई सॉ के उसको, उस बंदे को काफ़ी क्रिटिसिज्म का निशाना बना रहे थे लोग कि ओ माय गॉड ये क्या है, कोई मजाक उड़ा रहा है, कोई क्या कर रहा है। देखें, अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूँ इस बात पे, तो मेरा नहीं ख्याल वो बंदा गलत कर रहा है। उसने आप लोगों को फोर्स नहीं किया, वो बंदा एक स्किल उसके पास है और वो बंदा वो स्किल यूज़ कर रहा है और वो आपको चार्ज कर रहा है उस चीज़ के लिए। उसने फोर्स तो नहीं ना किया आपको, तो इट्स टोटली फाइन। अगर कोई बंदा आपको लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख के दे रहा है, आपकी चॉइस है। और अगर वो उससे कुछ पैसे आपको चार्ज कर रहा है क्योंकि वो आपको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ये बिल्कुल गलत है कि हम एक बंदे को जो है ना बैश करना स्टार्ट कर दें और बोलें कि ये क्यों पैसे ले रहा है। इस तरह तो फिर अगर आप दुकान में जाते हैं तो लोग आपको पैसों में चीज़ें बेच रहे हैं, फिर तो वो भी गलत कर रहे हैं। हर चीज़ फ्री में होनी चाहिए। आई थिंक दैट्स टोटली फाइन इफ़ दैट पर्सन इज़ सेलिंग हिज सर्विसेज, अपना टाइम दे रहा है, वो आपके लिए लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख रहा है। वैसे आपको लिखवाना तो नहीं चाहिए किसी से, क्योंकि आपके अंदर इतने गट्स होने चाहिए कि अगर आप अप्लाई करें एक स्कॉलरशिप के लिए, तो आपको एटलीस्ट अपनी लेटर ऑफ मोटिवेशन खुद लिखना चाहिए ताकि आपका अपना आप निकल के बाहर आए। अब आज आप कहेंगे आप प्लीज़ मैम अपना शेयर कर दें या इस तरह से, मैं क्यों शेयर करूं आप लोगों के साथ। स्कॉलरशिप पे आपने आना है, मतलब आप लोगों ने मेहनत नहीं करनी। आप अगेन यही चाहेंगे कि हमें लिखा हुआ कुछ मिल जाए। देखिए, मैं देयर वॉज अ टाइम व्हेन आई वाज इन योर शूज़, तो मैं आप लोग की सिचुएशन समझ सकती हूँ। इतना इजी नहीं होता जितना मैं आपको बता रही हूँ। मुझे आदत है, मैं पहले भी स्कॉलरशिप पे गई हुई थी, इवन मेरे पास वो टेम्पलेट भी था, मैंने उसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको लिखा। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट, बट देखिए पहला स्टेप मुश्किल होता है। जब आप उठा लेते हैं ना वो स्टेप, तो फिर एक ड्राफ्ट तो बनाए ना, फिर आगे हेल्प लेते रहें, करते रहें। बट स्टिल आई कैन अंडरस्टैंड, ऐसे लोग हैं जो मास्टर्स और पीएचडी वाले हैं, जो बिजी होते हैं, वो जॉब्स कर रहे होते हैं, उनको वो क्वालिटी टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि लेटर ऑफ मोटिवेशन एक दिन में नहीं लिखा जाता। इवन मैंने पूरा वीक लगाया था, रोज़ उसमें एडिशन करती थी, थोड़ा थोड़ा लिखती थी, फिर कभी छोड़ दिया। मैं पूरा वीक लगा के लिखा था। और क्वालिटी लेटर ऑफ मोटिवेशन ऐसा ही होता है। इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद अब मैं प्रैक्टिस कर करके, तो मैं अब इस चीज़ में इतनी अच्छी हो गई हूँ कि अभी भी मुझे अगर कोई लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखना हो, मैं 2 मिनट में लिख लूँ अपने लिए, क्योंकि मेरे पास कुछ पुराना मटीरियल है, कुछ नया, तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ उसको करके न्यू बना लेती हूँ उसका। तो अगर कोई बंदा आपको इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एंड यू रियली थिंक कि कोई इमरजेंसी हो गई है फैमिली में, या आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप केपेबल हैं स्कॉलरशिप के लिए बट आपको टाइम नहीं मिल रहा, देन देयर इज़ नो हार्म टू अवेल एनी काइंड ऑफ दिस फैसिलिटी। आप ऑब्वियसली किसी को भी बोल दें, फिर वो आपको जैसा भी लिख के दे, आपको उसमें जैसे भी एक चेंजेस करने आप कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल इसमें कोई ऐसी बुरी बात है, बल्कि शायद अगर कोई मुझे बोले कि आप हमारा लेटर ऑफ मोटिवेशन लिख दें और मतलब आपको चार्ज करना चाहें, तो आई डोंट थिंक सो दैट्स अ बैड आइडिया एट ऑल। तो प्लीज़ स्टॉप क्रिटिसाइजिंग एनीवन जो कि कोई गलत काम नहीं कर रहा। आपको नहीं लिखवाना, आप ना लिखें, बट किसी को प्लीज़ क्रिटिसाइज मत करें, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई टूडेज़ वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अब आगे भी मैं मज़े मज़े की टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए वीडियोज़ लाती रहूँगी, स्पेशली स्टाइपेंडियम हंगरी कम स्कॉलरशिप के लिए, यूसेट, हैट और इन टेस्ट की प्रिपरेशन। डोंट वरी, ऑल द वीडियोज़ आर जस्ट ऑन देयर वे। बहुत जल्द मैं अपलोड करूँगी। आई वाज डूइंग सम होमवर्क ऑन दीज वीडियोज़ बिकॉज मैं चाहती हूँ जब मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो मैं मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दे सकूँ और वो वैलिड भी हो। बट स्टिल अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो जाती है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर द वीडियो। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।